Hello dear learners, welcome back to my channel. I am here with another video that is based on a single unit that is frequently asked in the CSIR NET examination. So in today's unit, we will start 7th unit of the CSIR NET JRF syllabus, that is System Physiology of Animals. और इस पोर्शन में पूरा जूलॉजी सेक्शन आता है और बहुत सारे लोगों को जूलॉजी में प्रॉब्लम होता है, तो हम इस वाले यूनिट को सिस्टमैटिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ए पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, देन हम सीक्वेंस में चलते चले जाएंगे कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, और हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के साथ साथ में वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस आल्सो, सो दैट कॉन्सेप्ट विल बी साथ साथ में ही क्लियर होते चले जाएगा। और आई रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट होता तो हिट द लाइक बटन and please do watch the complete video. So the first part of this unit, system physiology from animals, is blood and circulation. So सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से ब्लड बना होता है और ब्लड का फंक्शन क्या है, एंड ऑल्सो द वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू इट, लाइक हीमोग्लोबिन क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, होम्योस्टेसिस क्या होता है, ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनका फंक्शन पर्टिकुलरली क्या होता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, वो 7th का ए वाला पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट ब्लड, सो द ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। और अगर हम ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें तो लिक्विड पोर्शन जो ब्लड का होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। लिक्विड पोर्शन जो होता है यानी कि बहुत ही लाइट इन वेट होगा और मोस्टली उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे। ये सारी चीज़ें किस में आती है? प्लाज्मा में आती हैं। तो प्लाज्मा ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55%। उसके अलावा जो रेड ब्लड सेल होते हैं या फिर एरिथ्रोसाइट्स जिनको बोलते हैं, वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल ब्लड में? 45%। इट मीन्स कि ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, 45% एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, एंड लेस देन 1% जो होता है वो प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट। और अगर हम लोग बात करें कि इन सबका अलग अलग फंक्शन क्या होता है, तो वो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लाज्मा पढ़ेंगे, फिर हम एरिथ्रोसाइट्स देखेंगे, फिर अलग अलग टाइप के ल्यूकोसाइट एंड देन उनके फंक्शन। इफ़ यू टॉक अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लीटर्स। एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो कि एक हेल्दी पर्सन है, कोई डिजीज़ नहीं है, किसी भी टाइप का ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है, तो उसके बॉडी के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 5 to 5.5 लीटर्स। अब अगर हमने बात करी अभी जस्ट ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर मेनली क्या होता है? प्लाज्मा, एरिथ्रोसाइट्स, एंड अदर देन एरिथ्रो एंड प्लाज्मा क्या रहता है? ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। तो हम अगर बात करें ब्लड की, तो मोस्टली क्या होता है? प्लाज्मा होता है, यानी उस 5.5 लीटर ब्लड में 3 लीटर्स के आसपास क्या होता है? प्लाज्मा। और एरिथ्रोसाइट कितने होते हैं? लाइक उतना ही होता है, थोड़ा सा कम होता है, 2.5 लीटर। और उसके अलावा ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट, यानी जो 5.5 लीटर ब्लड है उसके अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि 5.5 लीटर कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जो फ्रैक्शनल कंट्रीब्यूशन होता है एरिथ्रोसाइट का, यानी हमारे ब्लड में या फिर किसी भी इंडिविजुअल के ब्लड में एरिथ्रोसाइट कितना परसेंट है, उसे हम कहते हैं हिमेटोक्रिट। और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है, यानी कभी भी किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ होती है तो सबसे पहले उसका हिमेटोक्रिट भी चेक किया जाता है। अगर वो कम है या ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है डॉक्टर। तो इसका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है। अगर हम इस ट्यूब को देखें तो इसमें क्या शो हो रहा है? अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें, ब्लड को नॉर्मली अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो डेंसिटी के बेसिस पर सारे ही सेल्स सेपरेट आउट होंगे, यानी प्लाज्मा अलग सेपरेट होगा, एरिथ्रोसाइट अलग सेपरेट होंगे, और बाकी चीज़ें अपने डेंसिटी के बेसिस पर सेटल डाउन होंगी। तो अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो एरिथ्रोसाइट होता है वो बहुत ही डेंस होता है। तो अगर वो डेंस है, इट मीन्स कि वो बॉटम में सेटल होगा। अगर ये स्पिन हो रहा है, रोटेट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूज हो रहा है, तो जो हैवियर मटेरियल होता है वो बॉटम में सेटल होता है। तो एरिथ्रोसाइट क्या होता है? डेंस होते हैं। तो वो यहाँ पे कहाँ पे सेटल हुए हैं? इस कॉलम में नीचे में।
और जो प्लाज्मा है जो कि लीस्ट डेंस कंपोनेंट है वो कहाँ रहेगा, वो ऊपर में सेटल डाउन हुआ है, यानी कि किसके ऊपर, एरिथ्रोसाइट के ऊपर। अब प्लाज्मा ऊपर हो गया, प्लाज्मा ऊपर हो गया और ये नीचे एरिथ्रोसाइट हो गया। इसके बीच में एक बफी कोट देखने को मिलता है जो कि लेस देन 1% होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम में। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बफी कोट बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। तो ये वाला जो पर्टिकुलर डायग्राम है वो बहुत बार पूछा गया है अलग अलग सेट एग्जामिनेशन में। अगर ये डायग्राम ना भी दे तो इसके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं, जिससे इस डायग्राम से ही हमें पता चल रहा है कि 55% प्लाज्मा है जो कि लाइट इन वेट होता है, डेंस कम होता है इसलिए ऊपर में रहता है कॉलम में, और नीचे में क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं क्योंकि वो डेंस होते हैं, हैवी होते हैं। और इन बिटवीन दीज टू क्या होता है, एक बफी कोट होता है जो कि ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स के लिए होता है। अब देखते हैं हिमेटोक्रिट क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ द फ्रैक्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट। एक पर्सन के ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ आरबीसी है या एरिथ्रोसाइट है, उससे पता चलता है कि हिमेटोक्रिट कितना % है। कैसे निकाला जाता है इसको मैथमेटिकली, अभी जैसे मैंने जो कॉलम दिखाया, अगर हम लोग ब्लड को लेके सेंट्रीफ्यूज करें तो हाइट ऑफ एरिथ्रोसाइट कॉलम अपॉन हाइट ऑफ होल ब्लड कॉलम, एरिथ्रोसाइट का हाइट कितना गया है अपॉन टोटल जो ब्लड है उसका हाइट कितना गया है, उसको डिवाइड करके निकालते हैं और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये 100% ऑफ ब्लड वॉल्यूम है, जिसमें से 45% क्या हो गया, एरिथ्रोसाइट हो गया और 55% प्लाज्मा हो गया। तो हिमेटोक्रिट कैसे निकाला जाएगा, आरबीसी कितना आया है, कितना कॉलम है, आरबीसी के हाइट का अपॉन टोटल ब्लड का हाइट इनटू 100। तो उससे हमें क्या पता चलता है, HCT, हिमेटोक्रिट। एज आई ऑलरेडी मैंशनड, हिमेटोक्रिट जो है वो एक यूजफुल क्लिनिकल मेजर है, यानी कि एक पर्सन के अंदर नॉर्मल एरिथ्रोसाइट है या नहीं सफिशिएंट अमाउंट में, ये पता लगाते हैं। और अगर हम बात करें एक एडल्ट मैन की, तो हिमेटोक्रिट वैल्यू कितना होना चाहिए, 42 to 52% होना चाहिए, एंड फॉर फीमेल्स 37 to 47% होना चाहिए। इसके अलावा जो लो हिमेटोक्रिट रहता है वो क्या इंडिकेट करेगा कि नॉर्मल कंसंट्रेशन से एरिथ्रोसाइट क्या है, लो है। और अगर हाई हिमेटोक्रिट है, इट मीन्स कि आरबीसी बहुत ज़्यादा है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। इट मीन्स कि हिमेटोक्रिट नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा है। अब पॉलीसाइथीमिया जो है वो जनरली किन में देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन आता है। लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में जो इंडिविजुअल रहते हैं बहुत टाइम तक, उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पे क्या होता है, जनरली आरबीसी ज़्यादा होता है ताकि बॉडी में किसी भी टाइप का डेफिशिएंसी ना हो ऑक्सीजन का। इसीलिए थोड़ा सा नॉर्मल से हाई रहता है हिमेटोक्रिट उन पर्सन्स में जो हाई ऑल्टीट्यूड पर रहते हैं या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली बी सेक्शन में भी, सी सेक्शन में भी। और अगर आप जूलॉजी आपको थोड़ा सा टफ लगता है तो आप ये लेक्चर लाइन वाइज देख सकते हैं, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है, इट इज़ अबाउट 55%। आपको याद रखना है ये फिगर। प्लाज्मा क्या होता है, मोस्टली एक्वस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, स्मॉल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, लिपिड्स, अमीनो एसिड, मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि यूरिया, लैक्टिक एसिड, बहुत सारे गैसेस डिसॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब भी देखने को मिलता है उसमें। और सबसे अबंडेंट अमाउंट में क्या होता है प्लाज्मा में, अभी हमने देखा कि प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन, स्मॉल न्यूट्रिएंट, गैसेस भी हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या रहता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन रहता है। प्रोटीन के अलावा जो सॉल्यूट्स होते हैं, स्मॉलर सॉल्यूट्स जैसे कि ग्लूकोज या गैसेस हो गए, वो भी बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में रहती हैं। वाटर जो होता है वो 90% होता है प्लाज्मा में, जो कि उसको एक एक्वस कंडीशन प्रोवाइड करता है। और क्या रोल होता है वाटर का, वाटर का रोल होता है कि वो एक मीडियम प्रोवाइड करे, एक सॉल्वेंट प्रोवाइड करे ताकि उसमें सॉल्यूट्स और भी जो सेल हैं वो डिसॉल्व हो पाए। इसके अलावा और कौन कौन से, वाटर के अलावा क्या क्या देखने को मिलता है प्लाज्मा में, सॉल्यूट देखने को मिलता है। सॉल्यूट में प्रोटीन जैसे कि हमने देखा अबंडेंट होते हैं। और कौन कौन से प्रोटीन देखने को मिलते हैं, बेसिकली एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स और फाइब्रिनोजेन।
इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन भी देखने को मिलता है प्लाज्मा में। फाइब्रिनोजन का इंपॉर्टेंट रोल कहाँ होता है? इन दी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। जो ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग जब इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ब्लड क्लॉट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन क्या होते हैं, ये भी होते हैं प्लाज्मा में। और एल्ब्यूमिन कितना होता है? 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, और ग्लोबुलिन उससे कम होता है 36। और इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इंक्लूडिंग ग्लूकोज, सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, और लिपिड्स भी हमने अभी डिस्कस किया था, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड। ये सारे कंपोनेंट्स किसके हैं? प्लाज्मा के। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? इनमें से क्या प्लाज्मा में नहीं मिलता है, या फिर बहुत सारा लिस्ट आउट दे देगा, उसमें से आपको ऑड वन आउट करना होगा। तो इसलिए ये टेबल आप लर्न कर सकते हैं एक बार। प्लाज्मा में अभी वाटर होता है, ये तो हमने देखा 90%। उसके अलावा सॉल्यूट में हमने प्रोटीन देखा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स देखा, नाइट्रोजनस वेस्ट देखा। उसके अलावा साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे केटायन, एनायंस। और इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा रेस्पिरेटरी गैसेस। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली? वाटर के अलावा सॉल्यूट्स में प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा एक बार क्लियर करके बताती हूँ अच्छे से, प्रोटीन हमें देखने को मिला। उसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और उसके अलावा हमें क्या देखने को मिला? इलेक्ट्रोलाइट्स और रेस्पिरेटरी गैसेस। इलेक्ट्रोलाइट्स में केटायंस भी देखने को मिलेंगे और एनायंस भी देखने को मिलेंगे। केटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब देखने को मिलेगा। और एनायंस में क्या मिलेंगे? नेगेटिवली चार्ज आयन, जिसमें क्लोराइड आता है, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। तो इतना तक हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा पढ़ा। प्लाज्मा, उसके कंपोनेंट्स, और ये हमेशा एमसीक्यू में पूछा जाता है। आई होप आपको प्लाज्मा समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी या एरिथ्रोसाइट। आरबीसी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट इंक्लूड किया है सीएसआर के सिलेबस में। आरबीसी फॉर्मेशन से लेके उसका पूरा लाइफ स्पान, एक आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज होता है, वो कैसे कहाँ जाके डिग्रेड होता है, ये सब भी देखेंगे। और साथ ही साथ हिमेटोपोएसिस भी थोड़ा सा फोकस करना है, कैसे आरबीसी फॉर्मेशन होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ, so do subscribe my channel so that I feel motivated, and it gives me a great energy for making so many videos for all you people. So thanks for watching, and do like, share and subscribe my channel.